Dear students, welcome to the today lecture of SDLM, Sales Distribution and Logistics Management, Unit 2nd, Module 2nd, Lecture number 17. In lecture number 17, we will discuss sales quota. First of all, we will discuss meaning and definition of sales quota. Quotas are क्वांटिटेटिव सेल्स गोल्स असाइन टू ए सेल्स पीपल। मैंने आपको ऑब्जेक्टिव्स बताए थे पर्सनल सेलिंग के। देयर आर टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पर्सनल सेलिंग, क्वालिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स एंड क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स। तो जो सेल्स कोटा होते हैं वो बेसिकली क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। क्वांटिटेटिव ऑब्जेक्टिव्स वो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं जिन्हें हम न्यूमेरिक टर्म में मेजर कर सकते हैं। Quotas are a part of daily duties for sales manager and sales personnel in any industry. चाहे सेल्स मैनेजर सेल्स पर्सन किसी भी इंडस्ट्री में हो, सर्विस सेक्टर में हो, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में हो, एफएमसीजी इंडस्ट्री में हो, ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में हो, उनका के जो कोटा है वो डेली ड्यूटीज़ का पार्ट है। पूरे साल का कोटा बनता है कि इस साल है 5,000 यूनिट सेल करनी है, 10,000 यूनिट सेल्स करनी है, 10 लाख का बिजनेस करना है। फिर वो ईयर का जो डेटा है, जो ईयर का कोटा है वो मंथ्स में डिवाइड होता है, फिर मंथ्स का वीक्स में डिवाइड होता है और वीक्स का पर डे में डिवाइड होता है। तो डेली ड्यूटी है सेल्स मैनेजर और सेल्स पर्सन की कि वो अपना डेली का टारगेट अचीव करें। तो सेल्स कोटा का मतलब बेसिकली क्या होता है, टारगेट होता है जो कि सेल्स पर्सन को मिलता है उनकी जॉब के बेस पर, उनके डेजिग्नेशन के बेस पर। दे आर यूज्ड एज ए स्टैंडर्ड ऑफ मेजरमेंट ऑफ परफॉर्मेंस इन ए सेल्स ऑर्गेनाइजेशन। तो सिंपल सा है, सेल्स ऑर्गेनाइजेशन में जो एम्प्लॉयज हैं उनकी जो परफॉर्मेंस मेजर की जाती है तो उसके लिए जो सेल्स कोटा होते हैं ये क्या होते हैं, स्टैंडर्ड होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल किसी एग्जीक्यूटिव का जुलाई मंथ का टारगेट है वो 30 सेल्स रखी थी, तो जो 30 सेल्स थी वो उसका सेल्स कोटा है, तो वो उसका उस महीने की परफॉर्मेंस का स्टैंडर्ड है। फिर उसके बेस पर उसकी परफॉर्मेंस को मेजर किया जाएगा कि उसने 30 का टारगेट अचीव किया या नहीं किया। अगर 30 का टारगेट अचीव कर लिया तो परफॉर्मेंस एक्सीलेंट होगी, अगर 30 का टारगेट अचीव नहीं कर पाया तो परफॉर्मेंस पुअर होगी। अकॉर्डिंग टू AMA, अमेरिकन मार्केटिंग एसोसिएशन, sales quota is a sales goal assigned to a sales unit to be used for managing the sales effort। तो जो बेसिकली सेल्स कोटा है वो सेल्स गोल्स होते हैं जो कि सेल्स यूनिट को असाइन किए जाते हैं, जोन को असाइन किए जाते हैं, रीजन को असाइन किए जाते हैं, ब्रांच को असाइन किए जाते हैं और उनके बेस पर उस जोन में, उस रीजन में, उस ब्रांच में जो सेल्स पर्सन्स होते हैं उनके सेलिंग एफर्ट्स को मैनेज किया जाता है। अब नेक्स्ट क्या जाएगा, पर्पज ऑफ सेल्स कोटा। तो बेसिकली जो सेल्स कोटा का पर्पज होता है वो क्या होता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, सेल्स मैक्सिमाइजेशन, कस्टमर सेटिस्फैक्शन। तो सेल्स मैक्सिमाइजेशन कब होगा, जब कंपनी के जो प्रोडक्ट्स हैं वो सेल होंगे और कंपनी के प्रोडक्ट्स को सेल होने के लिए जो सेल्स टीम है उसको टारगेट दिया जाएगा, तो वही टारगेट उसका क्या होता है, सेल्स कोटा होता है। तो अगर टारगेट अचीव होता है तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ग्रोथ करती है। सेकंड क्या है, सेल्स कोटा आल्सो act as a standard to evaluate sales personnel and are widely used as a basis for compensating them। तो जो सेल्स कोटा है उसके बेस पर जो सेल्स फोर्स है उसकी परफॉर्मेंस को इवोल्वेट किया जाता है और उसी के बेस पे इनको कंपनसेशन दिया जाता है, मतलब इंसेंटिव्स दिया जाता है, प्रमोशन दिया जाता है। नेक्स्ट आएगा इम्पोर्टेंस ऑफ सेल्स कोटा, कि ऑर्गेनाइजेशन अगर सेल्स कोटा डिसाइड करती है, सेल्स कोटा बनाती है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं, क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो फर्स्ट क्या है, प्रोवाइड परफॉर्मेंस टारगेट्स। Quotas provide sales personnel with fixed goals to be achieved within a certain time frame। सीधा सा मतलब है, अगर ऑर्गेनाइजेशन है सेल्स कोटा बनाएगी तो उससे जो सेल्स पर्सन्स हैं उनको टारगेट मिलेगा और उस टारगेट के बेस पर जो सेल्स मैनेजर है वो जो सेल्स फोर्स है उसकी परफॉर्मेंस को डायरेक्ट कर सकता है, उनकी एक्टिविटीज़ को कंट्रोल कर सकता है। सेकंड क्या है, प्रोवाइड स्टैंडर्ड्स। परफॉर्मेंस को मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड चाहिए होता है जिसके बेस पर हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को मेजर करते हैं। तो जो बेसिकली सेल्स कोटा होता है वो स्टैंडर्ड्स होते हैं
हर एग्जीक्यूटिव की परफॉर्मेंस को इवोल्वेट करने के लिए। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड कंट्रोल। अगर एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस में डिविएशन आता है तो हम सेल्स फोर्स की परफॉर्मेंस को कंट्रोल करते हैं। तो आप कंट्रोल कब करोगे, जब आपके पास स्टैंडर्ड होगा। तो वही स्टैंडर्ड क्या होते हैं, सेल्स कोटा होता है। अगर सेल्स पर्सन को पता ही नहीं है उन्हें कितना टारगेट अचीव करना है, उन्हें कितनी सेल्स करनी है, तो वो अपने एफर्ट्स नहीं लगाएंगे और हमें भी पता नहीं चल पाएगा कि वो जो एफर्ट्स लगा रहे हैं वो राइट डायरेक्शन में लगा रहे हैं या नहीं लगा रहे, तो हम उनको कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्या है, प्रोवाइड चेंज ऑफ डायरेक्शन। अगर ऑर्गेनाइजेशन है कोई भी चेंज करती है अपनी पॉलिसीज़ में, अपने प्रोडक्ट्स की सेल्स में, तो वो सबसे पहले क्या चेंज करती है, सेल्स कोटा। फॉर एग्जांपल कंपनी ने इस साल एक नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस किया और वो चाहती है कि ये प्रोडक्ट मार्केट में हिट हो जाए और कस्टमर्स तक ये प्रोडक्ट जल्दी से जल्दी पहुंच जाए। तो वो जो सेल्स एग्जीक्यूटिव्स का सेल्स कोटा होगा उसमें इस नए प्रोडक्ट की सेल पर ज़्यादा इंसेंटिव रखेगी। ये जो नई प्रोडक्ट होगा इसकी सेल्स का टारगेट ज़्यादा दिया जाएगा। तो जब इसकी सेल्स का टारगेट ज़्यादा दिया जाएगा तो जो ऑर्गेनाइजेशन चेंज कराना चाह रही थी कि जो सेल्स एग्जीक्यूटिव हैं वो ए बी प्रोडक्ट की बजाय जो ये नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस किया है सी, इसकी सेल्स ज़्यादा करें, तो वो डायरेक्शन मिल जाती है। नेक्स्ट क्या है, टूल्स फॉर मोटिवेटिंग सेल्स पर्सन। जब एक सेल्स पर्सन के सामने एक टारगेट है, एक दूसरा सेल्स पर्सन उसके सामने टारगेट ही नहीं है, एक का सेल्स मैनेजर बोलता है कि आपको इस मंथ 20 सेल्स करनी है, दूसरे सेल्स पर्सन का मैनेजर बोलता है कि आप पहले सेल्स करो फिर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी परफॉर्मेंस सही रही या नहीं रही। तो जिस सेल्स पर्सन के सामने टारगेट है वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेट होगा तो अच्छी परफॉर्मेंस देगा, बजाय उस सेल्स पर्सन के जिसके सामने कोई भी टारगेट नहीं रखा हुआ है। तो उसके सामने कोई भी टारगेट नहीं है तो वो मोटिवेट नहीं होगा। तो बेसिकली जो सेल्स कोटा है वो सेल्स पीपल को मोटिवेट करने के लिए भी बनाए जाते हैं। इंडिविजुअल्स आर मोर मोटिवेटेड इन देयर एफर्ट्स व्हेन दे हैव गोल टू अचीव। अब नेक्स्ट क्या जाएगा आपका, टाइप्स ऑफ सेल्स कोटास। देयर आर बेसिकली फोर टाइप्स ऑफ सेल्स कोटा। तो फर्स्ट क्या आएगा आपका, सेल्स वॉल्यूम कोटा। तो नाम से ही पता है इन मेनी ऑर्गेनाइजेशंस सेल्स कोटा आर बेस्ड ऑन सेल्स वॉल्यूम। तो जो सेल्स वॉल्यूम का मतलब क्या होता है, क्वांटिटेटिव और वैल्यू ऑफ प्रोडक्ट सेल्ड बाय सेल्स पर्सन। जैसे फॉर एग्जांपल मारुति उद्योग लिमिटेड है, वो अपना एनुअल कोटा सेट कर सकती है कि उसको पूरे साल में इंडिया में 60,000 यूनिट्स गाड़ियां सेल करनी है। और जो एक FMCG कंपनी है वो अपना कोटा है वो क्वांटिटी की बजाय सेल्स वॉल्यूम के बेस पर डिसाइड कर सकती है कि उसे पूरे महीने में 20 लाख की सेल करनी है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं, सेल्स वॉल्यूम कोटा। सेकंड क्या है, प्रॉफिट कोटा। प्रॉफिट कोटा का मतलब क्या होगा, सेल्स वॉल्यूम में से उस सेल्स वॉल्यूम को अचीव करने के लिए जो एक्सपेंसेस हुए हैं अगर हम उसको माइनस कर देंगे तो उसे कौन सा कोटा बोलते हैं, प्रॉफिट कोटा बोलते हैं। ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है कि उन्हें कम से कम 3 लाख का क्या करना है, इस महीने प्रॉफिट लेना है। तो जैसे फॉर एग्जांपल है सेल्स वॉल्यूम तो अचीव हुआ 20 लाख का, जो सेल्स वॉल्यूम 20 लाख का अचीव हुआ तो जो गुड्स सेल की गई हैं उनकी जो प्राइस थी वो 15 लाख रुपए थी। और इसके अलावा तो जो ग्रॉस मार्जिन था वो कितना था, 5 लाख का था। लेकिन इसके अलावा 2 लाख के अदर एक्सपेंसेस भी थे जैसे कि सैलरी, अलाउंसेस, गिफ्ट। तो जो टोटल एक्सपेंसेस था वो कितना हुआ, 5 + 2 यानी कि 7 लाख रुपीज़। और जो सेल्स वॉल्यूम हुआ था वो कितना हुआ था, 20 लाख रुपए। तो टोटल जो है प्रॉफिट कितना हुआ, 3 लाख का। तो ये जो 3 लाख था ये कौन सा कोटा है, सेल्स कोटा। जबकि जो 20 लाख था वो कौन सा कोटा था, सेल्स वॉल्यूम कोटा। नेक्स्ट क्या है, एक्सपेंस कोटा। ऑर्गेनाइजेशन में सेल्स तो अचीव हो रही है लेकिन अगर उस सेल्स को अचीव करने के लिए एक्सपेंसेस भी हो रहे हैं तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिटेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। तो ऑर्गेनाइजेशन एक्सपेंस कोटा भी बनाती है कि हमें इस ब्रांच का या इस सेल्स पर्सन का इससे ज़्यादा एक्सपेंस नहीं करना है। जैसे हर एग्जीक्यूटिव का कोटा डिसाइड कर दिया कि आपको महीने में 2000 रुपीज़ मिलेंगे जो कि आप फूड पर, पेट्रोल पर क्या कर सकते हो, एक्सपेंडिचर कर सकते हो। अगर इससे ज़्यादा करोगे तो वो आप अपनी तरफ से कर सकते हो। ऑर्गेनाइजेशन आपको 2000 रुपीज़ क्या कर देगी, रिम्बर्स कर देगी। तो वो जो कोटा है वो कौन सा कोटा होगा, एक्सपेंस कोटा होगा। नेक्स्ट क्या है, एक्टिविटी कोटा। एक्टिविटी कोटा का मतलब क्या होगा
कि कई बार जो पर्सनल सेलिंग में एग्जीक्यूटिव्स हैं, सेल्स फोर्स हैं, उनको सेलिंग की काम के अलावा नॉन सेलिंग एक्टिविटीज़ में भी पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो वो जो कोटा होगा वो कौन सा कोटा होगा? एक्टिविटी कोटा। जैसे कि ऑर्गेनाइजेशन फॉर एग्जांपल कोई रिसर्च करा रही है तो उसने सेल्स पर्सन को टारगेट दे दिया कि उन्होंने इस महीने में अपने टेरिटरी से 300 कस्टमर से क्वेश्चनेयर फिल कराना है। तो वो जो 300 कस्टमर से क्वेश्चनेयर फिल कराना है वो जो कोटा होगा वो कौन सा कोटा होगा? एक्टिविटी कोटा होगा। या कम से कम आपको है अपनी टेरिटरी में जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं कम से कम 10 कस्टमर से मीटिंग कर कर उनकी प्रॉब्लम को पूछना है। अगर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो भी उनसे आपको मीटिंग करनी है। तो ये जो कोटा होगा ये कौन सा कोटा होगा? एक्टिविटी कोटा होता है। अब नेक्स्ट क्या आएगा? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए गुड सेल्स कोटा। आपने टारगेट तो बनाए हैं सेल्स पर्सन्स के, सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के, लेकिन वो जो कोटा है वो गुड भी हो सकता है, वो कोटा बैड भी हो सकता है। तो गुड सेल्स कोटा कब होगा? जब उसके अंदर ये फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स होंगी। तो फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? फेयर। फेयर का क्या मतलब है कि while setting quota, sales manager must take into account factors like competition, territory potential and economic conditions. दिस विल मेक कोटा रियलिस्टिक एंड फेयर। जैसे कि सिंपल सी बात है, इस साल है फॉर एग्जांपल 2020 में कोविड-19 की वजह से इकोनॉमी है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो हर सेक्टर में बिजनेस ज़्यादा नहीं हो रहा है। तो आप इस टाइम पर अगर किसी एग्जीक्यूटिव का कोटा डिसाइड कर रहे हो तो वो पिछले साल के कंपैरिजन में कम है, जब तो फेयर है। लेकिन अगर आपने पिछले साल के कंपैरिजन में ज़्यादा कर दिया तो फेयर नहीं है, क्योंकि वो रियलिस्टिक नहीं है। दूसरा क्या है? एक ब्रांच मैनेजर है जिसको सैलरी ज़्यादा मिलती है और एक सेल्स पर्सन है जिसको सैलरी कम मिलती है, तो दोनों का कोटा सेम नहीं होगा। बट ओबियस ब्रांच मैनेजर का है वो कोटा ज़्यादा होगा और जो सेल्स एग्जीक्यूटिव है उसका कोटा कम होगा। अगर इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा इंटेंस कंपटीशन है तो कोटा कम होगा, और अगर इंडस्ट्री में कंपटीशन नहीं है तो कोटा ज़्यादा होगा। इसी तरह आपको जो टेरिटरी दी गई है, अगर आप मेट्रो सिटीज़ में हो तो वहाँ पोटेंशियल ज़्यादा है तो सेल्स कोटा ज़्यादा होगा। आपको रूरल एरिया दिया गया है जहाँ आपके प्रोडक्ट्स का पोटेंशियल कम है तो वहाँ पर आपका कोटा कम होगा। तो अगर कोटा इन कैरेक्टरिस्टिक्स को फॉलो करता है तो वो क्या कहलाएगा? फेयर कहलाएगा। सेकंड क्या है? चैलेंजिंग। चैलेंजिंग का क्या मतलब होता है? गोल सेटिंग थ्योरी ये कहती है कि जिस पर्सन का जितना पोटेंशियल होता है, अगर उससे उसको थोड़ा सा ज़्यादा टारगेट दिया जाता है तो वो उसके लिए चैलेंजिंग टारगेट होता है और वो उस टारगेट को अचीव करने के लिए मोटिवेट होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई एथलीट है वो 8 फीट जंप इजीली कर लेता है, अगर उसको टारगेट 10 फीट जंप का दिया जाएगा तो वो उस जंप को करने के लिए मोटिवेट होगा, क्योंकि 8 फीट तो वो कूद ही रहा है लॉन्ग जंप में, 2 फीट के लिए उसे मेहनत करनी पड़ेगी। लेकिन अगर उसी एथलीट को 6 फीट का टारगेट दिया जाता है तो वो उसके लिए मोटिवेट नहीं होगा और हो सकता है कि वो उसकी प्रैक्टिस भी ना करे, क्योंकि हमेशा वो यही सोचेगा कि मैं 8 फीट तो आराम से कूद लेता हूँ तो 6 फीट में मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और हो सकता है जिस दिन कंपटीशन हो, क्योंकि उसने प्रैक्टिस ना की हो, तो वो 6 फीट का टारगेट भी अचीव नहीं कर पाए। इसी तरीके से अगर वो 8 फीट का टारगेट अचीव कर रहा है, लॉन्ग जंप कर रहा है, और अगर उसको 20 फीट का टारगेट दे दिया जाए तो वो 20 फीट का टारगेट अचीव नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके लिए चैलेंजिंग नहीं होगा। लेकिन अगर उसको 10 फीट का टारगेट दिया जाए तो जो थोड़ा सा ज़्यादा है तो उसके लिए चैलेंजिंग होगा। तो अगर कोई सेल्स एग्जीक्यूटिव है, उसने पिछले महीने 20 यूनिट सेल्स की हैं, तो अगर इस महीने उसे 25 यूनिट्स का टारगेट दिया जा रहा है तो उसके लिए चैलेंजिंग होगा। लेकिन अगर उसने पिछले महीने 20 यूनिट सेल किए और इस महीने उसको 50 यूनिट का टारगेट दिया जा रहा है तो उसके लिए चैलेंजिंग नहीं होगा। नेक्स्ट क्या है? फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल का मतलब होता है कि जो सेल्स कोटा है वो रिजिड नहीं होने चाहिए, एनवायरमेंटल कंडीशंस के अकॉर्डिंग उनमें अगर चेंज करती है ऑर्गेनाइजेशन तब तो फ्लेक्सिबल है, और अगर एक बार बनाने के बाद कोई चेंज नहीं करती है तो फ्लेक्सिबल नहीं है। तो गुड सेल्स कोटा की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि वो क्या होते हैं? फ्लेक्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्या है? हेल्प मैनेजरियल कोऑर्डिनेशन। तो अगर आप कोटा बनाने में
अपने सबॉर्डिनेट्स की मदद लोगे और सुपीरियर की गाइडेंस लोगे तो कोटा इफ़ेक्टिव बनेंगे, हर कोई उस कोटा को अचीव करने में अपनी मदद करेगा, तो कोऑर्डिनेशन होगा। और अगर आप बगैर किसी से कंसेंट किए हुए सेल्स कोटा डिसाइड कर लेते हो तो आपको उस कोटा को अचीव करने के लिए कोऑर्डिनेशन नहीं मिलेगा। दूसरा, कोटाज मस्ट हेल्प सेल्स मैनेजर टू स्ट्रीमलाइन सेल्स फोर्स एक्टिविटीज़। सेल्स पर्सन हैं वो सेल्स ऑफिस से दूर जाकर है फील्ड में जॉब करते हैं, तो ये सेल्स मैनेजर के लिए डिफ़िकल्ट होता है कि वो उनको डायरेक्टली सुपरवाइज कर सके। तो अगर सेल्स मैनेजर खुद अपनी मर्जी से कोटा डिसाइड कर लेता है तो सेल्स फोर्स उसको अचीव नहीं करेगा, लेकिन अगर वो उनकी सजेशंस लेता है, उनसे कम्युनिकेशन करता है और उनसे कंसेंट लेकर फिर सेल्स कोटा डिसाइड करता है तो सेल्स फोर्स फील्ड में रहेगा, सेल्स मैनेजर के डायरेक्ट सुपरविजन में नहीं होगा, तो भी वो सेल्स कोटा को अचीव करने के लिए मेहनत करेगा। तो ये एक अच्छे सेल्स कोटा की क्या हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स होगी कि वो फेयर होते हैं, चैलेंजिंग होते हैं, फ्लेक्सिबल होते हैं और जो मैनेजरियल कोऑर्डिनेशन है उसको अचीव करने में हेल्प करते हैं। अब नेक्स्ट क्या आ जाएगा, मेथड्स ऑफ सेटिंग सेल्स कोटाज। तो जो सेल्स मैनेजर है उसकी एबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितने इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली सेल्स कोटा को डिसाइड करता है। तो जो सेल्स मैनेजर है उसको सेल्स कोटा को डिसाइड करते टाइम अपनी कंपनी का भी देखना चाहिए कि उसकी कंपनी इंडस्ट्री में कौन सी पोजीशन पर है, उसको वो इंडस्ट्री भी देखनी चाहिए कि वो किस इंडस्ट्री में है और वो इंडस्ट्री ग्रोइंग इंडस्ट्री है, मैच्योर इंडस्ट्री है या डिक्लाइन इंडस्ट्री है। उसके बेस पर उसे सेल्स कोटा डिसाइड करना चाहिए। तो ऑर्गेनाइजेशन सेल्स कोटा कैसे डिसाइड कर सकती है, कोटाज बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्ट एंड मार्केट पोटेंशियल। तो जो ऑर्गेनाइजेशन बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो सबसे पहले मार्केट पोटेंशियल को एस्टिमेट करती हैं। मार्केट पोटेंशियल का मतलब एक पर्टिकुलर ईयर में एक इंडस्ट्री में टोटल सब कंपनीज के प्रोडक्ट की मिलाकर कुल कितनी सेल हो सकती है, वो मार्केट पोटेंशियल होगा। फिर उस मार्केट पोटेंशियल के बेस पर वो ऑर्गेनाइजेशन अपने खुद के कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल्स फोरकास्टिंग करती है। फिर जो उसकी कंपनी के प्रोडक्ट्स की सेल्स फोरकास्टिंग होती है उसके बेस पर वो अपने जो सेल्स फोर्स है उसका कोटा डिसाइड करती है। तो इसे क्या बोलते हैं, कोटाज बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्ट एंड मार्केट पोटेंशियल। दूसरा क्या है, कोटाज बेस्ड ऑन सेल्स फोरकास्ट अलोन। कई बार छोटी कंपनी होती हैं उनके पास इतना बजट नहीं होता है कि वो मार्केट पोटेंशियल को एस्टिमेट कर सकें, तो वो अपनी जो पास्ट की सेल्स है उसी के बेस पर फ्यूचर की सेल्स को प्रिडिक्ट करते हैं, जिसे सेल्स फोरकास्टिंग बोलते हैं। तो सबसे पहले सेल्स फोरकास्टिंग करते हैं और फिर उस सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पर अपने सेल्स फोर्स का कोटा डिसाइड करते हैं। नेक्स्ट क्या है, कोटाज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। जब आपके पास पिछले सालों का कोटा का रिकॉर्ड होता है तो आप उसके बेस पर हर साल है वो कोटा को इंक्रीज करते जाते हो। जैसे कि हर साल है आपको अपना कोटा 10% क्या करना है, इंक्रीज करना है। तो पिछले साल अगर आपकी 3000 यूनिट्स का कोटा था तो आप उसमें 10% क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। अगर आपकी 5000 यूनिट्स का कोटा था तो आप उसमें 10% क्या कर दोगे, इंक्रीज कर दोगे। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, कोटाज बेस्ड ऑन पास्ट एक्सपीरियंस। नेक्स्ट क्या है, कोटाज बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव जजमेंट। इसमें जो सेल्स कोटा होते हैं वो सेल्स कोटा है सेल्स मैनेजर के ओपिनियन पर डिसाइड किए जाते हैं। सपोज आप कोई नया प्रोडक्ट मार्केट में इंट्रोड्यूस कर रहे हो तो आपके पास ना तो उसका कोई पास्ट का रिकॉर्ड है, ना ही कोई उसकी पास्ट की सेल्स है जिसके बेस पर आप फ्यूचर की सेल्स फोरकास्टिंग कर सकते हो, ना भी उस मार्केट का पोटेंशियल पता है। तो उसमें जो सेल्स मैनेजर है वो अपने एक्सपीरियंस और इंट्यूशन के बेस पर अपनी टीम का कोटा क्या करता है, डिसाइड करता है। तो इसे क्या बोलते हैं, कोटाज बेस्ड ऑन एग्जीक्यूटिव जजमेंट। नेक्स्ट क्या है, कोटाज बेस्ड ऑन सेल्स फोर्स कंपनसेशन। ये क्या होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन में एग्जीक्यूटिव है, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है, ब्रांच मैनेजर है, जोनल मैनेजर है, रीजनल मैनेजर है। तो जैसे जैसे उनका डेजिग्नेशन बढ़ता जाएगा उनका कंपनसेशन भी बढ़ता जाएगा और जैसे जैसे उनका कंपनसेशन बढ़ता जाएगा उनका सेल्स कोटा भी इंक्रीज होता जाएगा। एक सेल्स पर्सन का इंडिविजुअल कोटा होगा, जो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर के अंडर में 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव आ रहे हैं तो उसका कोटा उन सब 10 सेल्स एग्जीक्यूटिव्स के कोटा को मिलाकर होगा, थोड़ा बहुत उसका खुद का कोटा होगा। और एक ब्रांच मैनेजर के अंडर में 5 असिस्टेंट सेल्स मैनेजर आ रहे हैं तो जो ब्रांच मैनेजर का सेल्स कोटा होगा वो सब असिस्टेंट सेल्स मैनेजर का कोटा मिलाकर उसमें खुद का उसका इंडिविजुअल कोटा होगा।
होगा। तो जैसे जैसे कंपनसेशन बढ़ता जा रहा है कोटा क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक ब्रांच मैनेजर का सेल्स कोटा असिस्टेंट सेल्स मैनेजर से ज़्यादा होगा, असिस्टेंट सेल्स मैनेजर का सेल्स कोटा है वो सेल्स एग्जीक्यूटिव से ज़्यादा होगा। नेक्स्ट क्या है, कोटाज सेट बाय सेल्स पीपल देमसेल्फ, तो इसको क्या बोलते हैं अपन, सेल्स फोर्स कंपोसाइट मेथड भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है, जो सेल्स मैनेजर होता है वो अपने सेल्स फोर्स को बोलता है, सेल्स एग्जीक्यूटिव को बोलता है कि आप बताइए कि आप अपना कितना टारगेट अचीव कर सकते हो। तो जो सेल्स फोर्स होता है वो खुद की अपनी स्ट्रेंथ और वीकनेसेस को एनालिसिस करता है, उसके बेस पर वो अपना कोटा डिसाइड करता है कि मैं इस महीने 20 सेल कर सकता हूँ, 30 सेल कर सकता हूँ, 50 सेल कर सकता हूँ। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, कोटाज बेस्ड ऑन सेल्स पीपल देमसेल्फ। तो ये कुछ मेथड्स हैं जिनके थ्रू सेल्स कोटा को डिसाइड किया जाता है। तो सबसे बेस्ट मेथड है वो कौन सा है, मार्केट पोटेंशियल और सेल फोरकास्टिंग दोनों के बेस पर। अब लास्ट क्या आएगा, एडमिनिस्ट्रिंग सेल्स कोटा। सेल्स कोटाज आर इजी टू स्टैब्लिश टू मेक बट वेरी डिफिकल्ट टू एडमिनिस्टर। आपने किसी को टारगेट दे दिया कि भाई आपको 30 सेल करनी है, वो उसको टारगेट देना इजी है लेकिन उससे उस टारगेट को अचीव कराना क्या है, डिफ़िकल्ट है। तो खाली सेल्स कोटा बनाने से ही कुछ नहीं हो जाता है, उस सेल्स कोटा का प्रॉपरली क्या होना चाहिए, एडमिनिस्ट्रेशन होना चाहिए। तो उसमें रेसिस्टेंस नहीं आनी चाहिए, सेल्स फोर्स खुद इतना मोटिवेट होना चाहिए कि वो उस कोटा को अचीव कर सके। तो इसके लिए आपको कुछ स्ट्रेटजीज को फॉलो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्या है, मिनिमाइज एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम, कि आपकी टीम में 200 सेल्स फोर्स है, अगर आप उनके लिए सेल्स कोटा बना रहे हो तो वो सेल्स कोटा प्रॉपरली इंप्लीमेंट एडमिनिस्टर कब होगा, जब जो 200 का सेल्स फोर्स है वो उसको एक्सेप्ट कर ले और वो उस कोटा को अचीव करने के लिए मोटिवेट हो। तो वो कब होगा, जब आप 3 इक्विटीज को फॉलो करोगे, जॉब इक्विटी, ऑक्यूपेशनल इक्विटी एंड कॉर्पोरेट इक्विटी। जॉब इक्विटी का क्या मतलब है, दो असिस्टेंट मैनेजर का सेम होगा लेकिन असिस्टेंट मैनेजर और सेल्स एग्जीक्यूटिव का कोटा अलग अलग होना चाहिए। असिस्टेंट मैनेजर का ज़्यादा होगा, सेल्स एग्जीक्यूटिव का कम होगा, तब तो वो उसे एक्सेप्ट करेंगे सेल्स एग्जीक्यूटिव, अदरवाइज उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इसी तरह ब्रांच मैनेजर का सेल्स कोटा असिस्टेंट सेल्स मैनेजर से ज़्यादा होना चाहिए, जब तो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर उसे एक्सेप्ट करेंगे, अदरवाइज वो उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा आपका जॉब इक्विटी। सेकंड क्या है, ऑक्यूपेशनल इक्विटी। ऑक्यूपेशनल इक्विटी का मतलब आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है और आपके जो कंपटीटर कंपनी उसमें जो असिस्टेंट सेल्स मैनेजर है उनका कोटा समहाउ क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में आपके कंपटीटर से कहीं ज़्यादा प्रेशर होगा, ज़्यादा टारगेट होगा, तो आपकी सेल्स फोर्स है वो क्या करेगी, रेसिस्टेंस करेगी। और थर्ड क्या है, कॉर्पोरेट इक्विटी। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन है मार्केट लीडर है तो बट ओबियस कोटा ज़्यादा होगा। अगर आपकी ऑर्गेनाइजेशन मार्केट फॉलोअर है, अभी कंपनी ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड नहीं है, तो कोटा कम रखना पड़ेगा, तब तो एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम कम आएगी, अदरवाइज एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम ज़्यादा आएगी। दूसरा, एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम को मिनिमाइज करने का क्या तरीका है कि आप जिनके लिए सेल्स कोटा बना रहे हो, अगर आप उनको सेल्स कोटा बनाने में इन्वॉल्व करोगे, उनसे सजेशंस लोगे, उनसे मीटिंग करोगे, उनसे कॉन्फ्रेंसेस करोगे और उनके सजेशंस, उनसे मीटिंग, उनसे कॉन्फ्रेंस कर कर उन्होंने जो सजेशंस दिए उसके बेस पर कोटा में मॉडिफिकेशंस करोगे, तो वो कोटा अचीव होने के चांसेस ज़्यादा होंगे क्योंकि एक्सेप्टेंस प्रॉब्लम कम आएगी। सेकंड क्या है, मैनेजिंग एंड कंट्रोलिंग पीपल थ्रू कोटा। तो एक बार आपने सेल्स कोटा बना दिया तो आपका काम ख़त्म नहीं होगा, आपको कंटिन्यूसली ये चेक करना है कि सेल्स फोर्स उस कोटा को अचीव करने के लिए क्या एफर्ट्स कर रहा है, और अगर उनसे वो कोटा अचीव नहीं हो पा रहे हैं तो आपको उनको कोचिंग देनी पड़ेगी, मोटिवेशन करना पड़ेगा, उनको कंट्रोल करना पड़ेगा, नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स देना पड़ेगा। नॉन मॉनिटरी इंसेंटिव्स का मतलब क्या हो जाएगा, पीठ थपथपा दी, क्लैपिंग कर दिया, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ, एम्प्लॉय ऑफ द ईयर का सर्टिफिकेट दे दिया, एम्प्लॉय ऑफ द वीक का सर्टिफिकेट दे दिया। तो ये सारी चीज़ें जब आप करते रहोगे तो आपका सेल्स फोर्स मोटिवेट होगा उस सेल्स कोटा को अचीव करने के लिए। और लास्ट क्या आ जाएगी आपकी, लिमिटेशंस ऑफ सेल्स कोटा। कि सेल्स कोटा ऐसा नहीं है कि सब कुछ बढ़िया ही है, कुछ सेल्स कोटाज की क्या है, लिमिटेशंस भी। तो फर्स्ट लिमिटेशन क्या है, इन केस ऑफ प्रॉफिट कोटाज
जो सेल्स पर्सन है उनका प्राइस के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के ऊपर कोई कंट्रोल नहीं होता है। अगर वो सेल तो कर रहे हैं 20 लाख की, लेकिन अगर रॉ मटेरियल की प्राइस बढ़ गई, उससे मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंक्रीज होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, उसमें सेल्स पर्सन का कोई रोल नहीं होता है। सेकंड क्या है, जो स्मॉल ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो मार्केट पोटेंशियल को एस्टिमेट कर सके, तो केवल सेल्स फोरकास्टिंग के बेस पर कोटा डिसाइड करती हैं। तो उस कोटा को सही होने में, उस कोटा की ऑथेंसिटी में, प्रिसीजन में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। नेक्स्ट क्या है, जो आपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेस पर कोटा डिसाइड किए हैं वो हमेशा सही नहीं हो सकते, क्योंकि फ्यूचर अनप्रेडिक्टेबल है। पता नहीं फ्यूचर में इकोनॉमी ग्रो में जाए, रिसेशन में जाए, डिप्रेशन में जाए। तो आप अगर हर साल एक फिक्स रेट से कोटा इंक्रीज करते जाओगे तो कई बार ऐसा सिचुएशन आ जाएगा कि आपका वो कोटा अचीव नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्या है, कोटा आपने केवल सेल्स फोरकास्ट के बेस पर किया या खाली मार्केट एस्टिमेशन के बेस पर किया तो वो भी हमेशा सही नहीं होगा, क्योंकि सेल्स फोरकास्टिंग या मार्केट पोटेंशियल है वो फ्यूचर के लिए की जा रही है, और फ्यूचर क्या है, अनप्रेडिक्टेबल है। और नेक्स्ट क्या है, कोटा है वो डिसीजन मेकिंग और रिस्क टेकिंग एबिलिटी को कम करते हैं, और जो सेल्स फोर्स होता है वो रिस्क टेकिंग के बजाय रिस्क एवर्स हो जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी का 20 का टारगेट मिला था, उसने महीने की 20 तारीख को ही 18-20 सेल कर अपना टारगेट पूरा कर दिया, तो वो बचे हुए 10 दिन है सेल्स करने के लिए एफर्ट नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है कि उसका इस महीने का टारगेट कंप्लीट हो गया है। तो वो अपने उन पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट्स को नेक्स्ट मंथ में कन्वर्ट करने की कोशिश करेगा। तो अगर कोई कस्टमर 28-29 तारीख की सेल्स का भी बोलता है तो वो सेल्स एग्जीक्यूटिव कोशिश करेगा कि वो 28-29 की बजाय उसको 1 या 2 तारीख को सेल दे, जिससे कि नई महीने में उसका टारगेट काउंट हो। तो ऑर्गेनाइजेशन का जो टारगेट उस मंथ में काउंट हो सकता था वो नेक्स्ट मंथ में चला जाता है। नेक्स्ट क्या है कि अगर कोई सेल्स पर्सन है वो कंटिन्यूअसली कोटा अचीव नहीं कर रहा है, लेकिन अगर हम उसके कोई कॉन्सिक्वेंसेस जैसे वार्निंग नहीं देते हैं, प्रोबेशन पीरियड इंक्रीज नहीं करते हैं या उसको डिसमिस नहीं करते हैं, तो जो कोटा है उसकी जो पॉसिबिलिटी होती है कि जो कंट्रोल मैकेनिज्म वो ख़त्म हो जाती है, क्योंकि सेल्स फोर्स को लगेगा कि चाहे टारगेट अचीव करें या नहीं करें, ऑर्गेनाइजेशन है, हमें कोई भी है पनिशमेंट नहीं दे रही है, प्रोबेशन पीरियड इंक्रीज नहीं कर रही है या डिसमिस नहीं कर रही है, तो उस कोटा को अचीव करने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे। तो ज़्यादातर सेल्स मैनेजर क्या है, कोटा तो बना देते हैं, लेकिन अगर सेल्स फोर्स उन्हें अचीव नहीं कर पाते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेज को सीरियसली नहीं लेते हैं। तो इस वजह से जो सेल्स कोटा है वो अपनी एफिशिएंसी और इफेक्टिवनेस को लूज कर देते हैं। तो इसी के साथ ही आपका ये टॉपिक था सेल्स कोटा, ये कंप्लीट हो गया। थैंक यू वेरी मच।